मेरी शादी को कुछ ही दिन गुज़रा था। मेरा पति डॉक्टर, उसकी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और एक कम उम्र का देवर और एक ननंद रहते थे। मेरा देवर हर रोज़ एक नई फ़िल्म लेकर आता था, जिसे मेरी ननंद और वो अकेले बैठकर देखते। एक दिन मैंने देखने की ज़िद की तो देवर ने कहा, "ये तुम्हारे देखने वाली फ़िल्म नहीं है।" मैं हैरान थी, क्योंकि वे दरवाज़े की कुंडी लगा कर देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी, क्योंकि मेरे पति सुबह आते थे और तब तक मैं कमरे में अकेली ही होती थी। मेरे देवर और ननंद दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते थे। देवर जब भी रात को घर आता, कोई ना कोई फ़िल्म की सीडी ज़रूर लेकर आता था और फिर मेरी ननंद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था, जो मेरे देवर के कमरे में ही होता था। मुझे उनकी ये हरकत बिल्कुल अजीब सी लगती थी। भला ऐसी कौन सी फ़िल्म थी जो बंद कमरे में सबसे छुप के देखी जाती थी? मैं सोच कर रह जाती थी। मैं कभी-कभी सोचती इसके बारे में अपने पति से बात करूं, फिर ये सोचकर खामोश हो जाया करती कि कहीं मेरे पति ये ना समझे कि उनके भाई बहन से जलन कर रही हूँ। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिना वजह बदनाम हो जाती हैं। एक दिन मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे पति हॉस्पिटल से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुँह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी ही अपने लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखे अपने कमरे में ही ले आई। तब तक मेरे पति भी मुँह हाथ धोकर कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गए। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, "आ जाइए, नाश्ता कर लें।" मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए धन्यवाद कहा तो मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति ने पूछा, "क्या हुआ? हाथ पर कैसा चोट है?" मैं हैरान हो गई और बोली, "कुछ नहीं। कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया और मैं बताना भूल गई। रात के खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से छाला बन गया।" मेरे पति ने कहा, "ध्यान से काम किया करो।" मैंने मुस्कुराते हुए कहा, "जैसी आपकी आज्ञा।" मेरे पति ने कहा, "छोटी को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे।" मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, "क्या हुआ?" मैं बोली, "आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है। फिर दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं, वे मुझसे बात तक नहीं करते। तो मैं काम को कैसे कहूँ?" मेरे दिल में आया बात फ़ौरन अपने पति को बता दी। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, "चलो मैं खुद कह दूँगा।" मैंने अपने पति से कहा, "अच्छा, अभी आप नाश्ता करके आराम कर लीजिए," क्योंकि मैं जानती थी कि वे थके हुए आए होंगे। मेरे पति ने कहा, "तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है।" फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैं कमरे की लाइट बंद की और बर्तन समेटने किचन में आ गई और मैं अपने कामों में लग गई। मैं अभी हाल की झाड़ू पोछा करके थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल में रखी चारपाई पर ही बैठी थी कि मेरी ननंद आ गई। "अभी पास्ता बना दो," उसने तेज़ अंदाज से कहा। मेरी ननंद की बात करने का अंदाज़ ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वो मालकिन हो। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं घर का माहौल ख़राब ना हो इसलिए खामोश रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपनी ननंद के सामने रखा जब तक मेरा देवर भी उठ गया। फिर मैंने उसको भी नाश्ता बना कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम जाया करती थी, क्योंकि मुझे उसकी नज़र बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ में बहुत दर्द उठ रहा था। मेरी आँखों से आंसू भर आए। इतने में मेरे पति की आँख खुल गई। मेरे पति ने फ़िक्रमंदी से पूछा, "क्या हुआ?" मैंने अपने आंसू साफ़ करते हुए अपने पति को बताया। वे किचन में काम कर रही थी तो छाले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने कहा, "अरे तुम रहने देती, छोटी कर लेती, अपना हाथ दिखाओ।" मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर ज़िद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांध दी थी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दे दी थी। हॉस्पिटल से हमें घर आई तो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपनी ननंद और देवर को दिए थे वैसे ही हॉल में रखे टेबल पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, "ये बर्तन अब तक यहीं रखे हुए हैं?" मैंने कहा, "हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था, तो वो बर्तन ऐसे ही छोड़ कर चले गए। मैं भी उठा देती हूँ।" और बर्तन समेटते हुए मैं ट्रे में रखने लगी
तुम रहने दो, डॉक्टर ने तुम्हें कम काम करने से मना किया है, वरना चोट नहीं भरेगी। और मुझे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज़ दी। मेरे पति अपनी बहन को छोटी कहकर पुकारते थे। उनकी शायद शुरू से ही आदत थी। उनकी बहन कहीं से भी छोटी नहीं लगती थी। वक्त पर शादी हो जाती तो अब तक 2 छोटे-छोटे बच्चों की माँ होती। जी भाई, मेरी ननंद मोबाइल चलाते हुए गुस्से से पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी ननंद से कहा, ये बर्तन समेट कर किचन में ले जाओ और इन्हें धो कर भी रख देना। वो गुस्से से अपने भाई की तरफ देखी। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाया है ना तो उठा कर रख दोगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब घर में सब लोग रहते हैं तो काम सिर्फ एक क्यों करे? और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हारी भाभी को पानी में हाथ डालने से मना किया है। मेरी ननंद पैर पटक कर बढ़ा कर उठा कर किचन में चली गई। मैंने अपने पति को देखा। मेरे पति बहुत अच्छे थे। वे मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देते थे। बस मुझे मेरी ननंद और मेरा देवर का व्यवहार बहुत अजीब सा लगता था। वे दोनों अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। ना ही बात करने की उन्हें तमीज़ थी। सबकी मेरी ननंद और मेरे देवर की बराबरी में मेरे पति बहुत ही अच्छे से बात करते थे। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि मेरे पति की अम्मी ने उन्हें ज़रूर कहीं से गोद लिया होगा, या फिर देवर और ननंद को खुद ही सोचकर अपनी ही सोच पर हँस देती थी। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हॉल में आकर बैठ गई थी। मेरी ननंद किचन में थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरी ननंद को सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना। अपने भाई की बात मानते हुए आज वो किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। भाभी, मैं। मेरे देवर ने कहा। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरे ननंद के कमरे में चला गया। लेकिन जब मैंने ननंद को कमरे में ना पाया तो आवाज़ ही देने लगा। फिर मेरी ननंद ने किचन से आवाज़ लगाई, वो तो किचन में चला गया। दोनों आपस में धीरे-धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं हॉल में रखे सोते पर बैठी हुई थी। मुझे उसकी आवाज़ें सही से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक मेरे देवर का फ़ोन बजने लग गया तो वो कोई सीडी मेरी ननंद को दे गया और फ़ोन कान से लगा लिया और घर से बाहर निकल गया। मेरी ननंद ने खाना पकाते हुए वे सीडी वहीं किचन में रख दी और किचन से बाहर रखे टंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नज़र इन दोनों पर थी। मैं किचन में गई। मेरी ननंद सब्ज़ी काट रही थी। मैं उससे बातें करने लगी। वो मुँह बनाए हुए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैंने उसकी नज़रों से बचकर वह सीडी अपने पल्लू में छिपा ली। मैं किचन खाने से बाहर निकलने लगी थी कि वो सीडी मेरे पल्लू से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी ननंद ने फ़ौरन मुझे देखा। मैंने अनजान बनते हुए पूछा कि सीडी कहाँ से आई है, और वे सीडी उठाई ताकि मेरी ननंद को मुझ पर शक ना हो कि मैं इस पर और अपने देवर पर नज़र रख रही हूँ। ये मेरी है, मुझे दीजिए। मेरी ननंद झट से मेरे हाथ से वो छीन ली और जल्दी से वे सीडी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सब ने खाना खा लिया तो मेरी ननंद और मेरे देवर ने हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे को कुंडी लगा ली थी। मैं अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। फिर अपने घर पर फ़ोन आकर बातें करने लगी और फिर पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में मशरूफ़ हो गई। फिर काम पूरा करके कमरे में आई तो मेरे पति ने कहा कि जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता अपने मायके चली जाऊंगी, ताकि मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख लिए और अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे पति की कॉल आ गई। थोड़ी देर उनसे बात की। वे थके हुए सोए थे। मम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए बुला लिया। मैं नाश्ते के लिए हॉल में आ गई। मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। फिर हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। मैं धीरे से बर्तन समेटने लगी। मम्मी ने मुझसे कहा, अरे बेटा बैठो, यहाँ तो मैं कर लूँगी। मैंने कहा, वहाँ भी तो मैं करती हूँ ना, यहाँ भी कर लूँगी। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना दामाद जी क्या कहेंगे कि मेरी सास ने मेरी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया। और मेरे हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली गई। मैं अभी वहीं ऐसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, तब मालूम हुआ कि मेरी दोस्त थी जो हमारे ही गांव में रहती थी। उसे मेरे आने की खबर मिल गई। वो मुझसे मिलने आ गई। मेरी दोस्त ने मुझसे गले मिलते हुए पूछा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो तुम? सुनाओ, मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैंने उससे हॉल में रखे सोफ़े पर बैठने को कहा तो वहाँ बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ बैठी। मेरी दोस्त ने मुँह बनाते हुए कहा, तुम तो भूल गई हो। बस यार, शादी के बाद इंसान
झंझटों में फंस जाता है। वह हंसते हुए बोली, दूल्हे भैया ने रुकने के लिए कैसे भेज दिया? किचन से निकलते हुए माँ बोली, वे उसका हाथ जल गया था ना, इसलिए आराम करने के लिए आई है, वरना अब भी उसे अपनी मम्मी की कहाँ लाने वाले थे। मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी अब बस करे। मम्मी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों बैठ कर बातें करो, और ख़ुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों पुरानी बातों में गुम हो गए। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है एक रिंकू मौसी हमारे गाँव में रहती थी, उन्होंने अपने पति के मरने के बाद मास्टर चचा से शादी कर ली थी। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरी दोस्त ने बताना शुरू किया कि रिंकू मौसी जब मास्टर से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चाचा का एक बेटा था, जिसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहते थे, किसी न किसी से झगड़ा हो गया है। मैंने कहा, हाँ ये सब बातें तो मुझे याद है, मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है? एक दिन रिंकू मौसी अपने लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों का फ़ोटो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि रिंकू मौसी ने देख लिया है तो उनसे डरने की बजाय रिंकू मौसी को धमकी देने लगा कि उन्होंने अगर किसी को भी ये बात बताई तो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी रिंकू मौसी ने यह बात बता दी। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वो लड़का गुस्से से घर छोड़ दिया। एक दिन रिंकू मौसी ने किसी काम से घर से बाहर गई। उनके पहले पति, उनकी जो बेटी थी, उसके लड़के ने पकड़कर उसके साथ ज़्यादती कर ली। उसकी बेटी ने उसी वक्त आत्महत्या कर ली और वो लड़का तभी से फ़रार है। बेचारी रिंकू मौसी बहुत रोती हैं। मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब बातें निकल नहीं रही थी। फिर मैं अपनी दोस्त के साथ रिंकू मौसी के घर चली गई। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था। जवान बेटी की मौत उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। मैं उनको कुछ दिन पहले ही देखी थी, इस वक्त क्या से क्या हो गई हैं। फिर मैं घर आ गई। कुछ देर मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर चली गई। मेरे हाथ भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे घर छोड़कर अपनी नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे पानी की प्यास लगी तो मैं किचन में रखे हुए पानी को लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लिए अपने कमरे में ही आ रही थी कि मेरे देवर ननंद का कमरा सामने ही था, क्योंकि किचन और मेरे कमरे के बीच में ननंद का कमरा था। मुझे कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी धीरे सी थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैं दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश करने लगी। मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टीवी में किसी रोती हुई लड़की की वीडियो लगाई हुई थी। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले मेरे हाथ से गिलास गिर गया। अपना गिलास उठा ही रही थी कि मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जल्द से कहा, पानी लेने आई थी, अपने कमरे में ही जा रही थी कि गिलास गिर गया। मैंने कमरे में जाकर देखा तो मेरी ननद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था वे मुझे देखकर घबरा गई हो। उस कमरे से अजीब आवाज़ें सी आ रही थी। मेरी ननद ने मुझे देखकर टीवी बंद कर दिया। अब खड़ी क्यों है अपने कमरे में? मेरे देवर ने कहते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज़ है। मैं मुंह में बड़बड़ाती हुए अपने कमरे में आ गई। बैठी थी कि मेरे पति की कॉल आ गई। कुछ देर उनसे बात करने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे दिमाग में अपने दोस्त की बात ही घूम रही थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरे ननंद और देवर भी कोई गंदी फ़ोटो या वीडियो देखते हों, तभी तो मुझे नहीं आने देते? वरना ऐसी कौन सी फ़िल्म हो सकती है जिसको सबसे छुप कर देखा जाए? लेकिन ये तो कितना बड़ा पाप है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है, या ये सब मेरा वहम है? लेकिन ऐसी कोई बात ना होती, इन दोनों की आदत ही ऐसी हो सबसे अलग रहने की, तभी वे दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं और इसलिए वे मुझे अपने साथ भी नहीं, फ़िल्म भी नहीं देखने देते। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सवाल बैठ गए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द होने लगा। मैं नींद की दवा ले ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति नाइट ड्यूटी से आकर सो गए थे। क्लिनिक से उनके आने पर मेरी आँख ही नहीं खुली। मैं अपने पति को चादर उड़ा दी और स्नान करने चली गई। नहा धोकर तैयार हो गई। नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। नाश्ता बनाया, तब तक मेरे पति भी उठ गए। मैंने साथ ही दोनों के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखकर कमरे में आ गई। मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने पूछा, कहाँ गुम हो? तो मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूं, लेकिन ये सब मेरा वहम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उनके भाई और बहन के बारे में कितना गलत सोच रही हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूँगी। मैंने दिल में सोचा और कुछ नहीं करके नाश्ता करने लगी। अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुप कर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे
सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरे देवर और ननंद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे में कुंडी लगा ली। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाली और लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी कि क्या ये सब सच है या सिर्फ मेरा वहम। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाई, मैं देखकर अपनी ही सोच पर शर्म से पानी पानी हो गई। वह फिल्म तो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने से मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है जिसमें दरवाज़ा और एक खिड़की नज़र आ रही थी। उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिनकी उम्र 5-6 साल से 16 साल तक की होगी। उनमें लड़के लड़कियां दोनों थे और एक कमरे में पड़े हुए थे। इन्हें देखने से मालूम हो रहा था कि जैसे उन्हें बहुत दिन से पकड़ कर यहाँ रखा हुआ हो। इनमें से एक लड़की बहुत तेज़ रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि उसकी माँ बीमार है और वे मेरा इंतज़ार कर रही हैं। वह लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आवाज़ में पहचान गई। जिस दिन मैंने कमरे के बाहर से आवाज़ें सुनी थी तो इसी लड़की की थी। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई थी। मेरा देवर और मेरी ननंद इतनी घटिया थे। वो इतना गिरा हुआ काम कर सकते थे। लोगों के बच्चे पकड़ कर कैद करते थे। मेरी ननंद के पास किसी का फ़ोन आया। वे उनसे बातें करने लगी। शायद बच्चों को दूसरी जगह भेजने वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सारे बच्चों को दुबई में सप्लाई कर देगा ताकि दूसरे बच्चों को रखने की जगह बने। और फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों सो गए। मैं बिना आवाज़ किए कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। ये सब देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। मुझे उन सब बच्चों को बचाना था। मैं सारी रात कमरे में टहल कर जागती रही। जब सुबह हुई कुछ देर बाद ही मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? फिर मैंने डरते डरते सारी बात उन्हें बता दी। पहले तो मेरे पति को ये सब झूठ लगा। उन्होंने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर एक उपाय बनाया और उन्हें भी इस रात कमरे में लेकर छिप गई। वहाँ की सारी बातें पे रिकॉर्ड कर ली। मेरा पति तो इसी वक्त उनके सामने जाने वाला था, लेकिन मैंने उनसे ऐसा करने से मना किया। कमरे से बाहर आते ही मेरे पति ने अपनी बहन भाई की मदद करने की बजाय इंसानियत से फैसला किया और उन दोनों के कारनामों को पुलिस को बता दिया। इन दोनों का अरेस्ट करके सारे बच्चों को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया गया। अपनी अपनी ज़िंदगी से वे बहुत खुश हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वे बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया, जिसकी वजह से मेरे देवर और ननंद दोनों अपने किए की सज़ा जेल में भुगत रहे हैं। इंसान कितने ही होशियार से गलत काम क्यों ना करे, लेकिन वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों ने न जाने कितने माँ बाप की बद्दुआ ली थी जो आज इस हाल में हैं। धन्यवाद दोस्तों।